नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं राजनीति और जाति की। दरअसल कभी ये दोनों ही विषय अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान संदर्भ में न तो जाति को राजनीति से अलग किया जा सकता है और न ही राजनीति को जाति से। कभी जातिगत राजनीति के उदाहरण के रूप में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के नाम आते थे, लेकिन अब कोई भी राज्य जातिगत राजनीति से अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में जातिगत राजनीति चरम पर है। मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति कितनी हावी है, इसका अनुमान शिवराज सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार से लगाया जा सकता है। भले ही यह भाजपा सरकार का अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। 3 मंत्रियों को शपथ दिलाकर 2 वर्गों ब्राह्मण और पिछड़ों को साधने की कोशिश की गई है। राज्य में यह पहला मौका है जब दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जातिगत समीकरण पर विशेष फोकस कर रही है। ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुशवाहा और लोधी समाज का मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि इन समाजों से जुड़े लोगों की संख्या 2 से 2.25 करोड़ है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 88 सीटों पर गेम चेंजर हैं। वहीं शिवराज सरकार ने जिन 1 दर्जन से अधिक समाजों के बोर्ड इसी साल गठित किए हैं, वे 105 सीटों पर दबदबा रखते हैं। सीधा मतलब यह है कि 230 में से 193 सीटों पर जाति आधारित वोटर सबसे बड़ा फैक्टर है। सरकार 2018 की गलती को दोहराना नहीं चाहती। इस बार किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर जाति और वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आइए पहले समझते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जातियां क्यों हावी हो रही और हाल ही में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार और पिछले दिनों आई 39 प्रत्याशियों की पहली सूची इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भाजपा आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। 2018 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1.5 दर्जन समाजों को साधने में सफल हो गई थी। यही वजह है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुए छोटी जातियों को साधने के फार्मूले पर मध्य प्रदेश में भी काम कर रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में कौन सी जातियां अपना प्रभाव रखती है। यादव समाज की मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्य भूमिका रहती है। इस समाज की आबादी 80 से 90 लाख है। इसमें से 50 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। बुंदेलखंड में इनका राजनीतिक वर्चस्व ज्यादा है। ग्वालियर, चंबल में भी इनके प्रभाव को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यादव समुदाय के नेता हैं। कांग्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लंबे समय से कई अहम पदों पर रहे हैं। इस चुनाव में उन्हें बुंदेलखंड के यादव बहुल 4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा कसरावद विधायक सचिन यादव, बरगी विधायक संजय यादव, भीतरगांव से विधायक लाखन सिंह यादव और देवरी विधायक हर्ष यादव जैसे विधायक इस समुदाय से मौजूदा समय में कांग्रेस के अहम नेता हैं। बीजेपी में उज्जैन दक्षिण से विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव और पृथ्वीपुर से विधायक शिशुपाल यादव जैसे विधायक इस समुदाय से ही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में राजपूत समाज की भूमिका क्या है और मध्य प्रदेश की राजनीति में राजपूत समाज का कितना दबदबा है, साथ ही कितनी सीटों पर राजपूत समाज का वर्चस्व है। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के संगठनों ने प्रदर्शन किए थे। इसमें राजपूत समाज के करणी सेना जैसे संगठनों ने अगुवाई की थी। इसकी वजह से ग्वालियर, चंबल और मालवा जैसे अंचलों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा था। भले ही राजपूत समाज की मध्य प्रदेश में आबादी करीब 65 लाख है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व में इनका दबदबा है। प्रदेश की 230 सीटों में से 34 सीटों पर इस समाज के विधायक हैं। इसी साल जनवरी में करणी सेना ने भोपाल में 22 भागों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। इसमें 2 मांगे मुख्य थी। पहली थी जाति की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए और दूसरी थी SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजपूत समाज का सम्मेलन बुलाकर कई बड़ी घोषणाएं की। इसी दौरान महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश का ऐलान किया गया। करणी सेना ने 8 जनवरी से भोपाल में 22 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत 5 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे थे। 11 जनवरी को 18 मांगों पर विचार के आश्वासन के बाद ही आंदोलन खत्म करवाया जा सका था। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा समाज की भूमिका क्या है और मध्य प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा समाज का कितना दबदबा है, साथ ही कितनी सीटों पर कुशवाहा समाज का वर्चस्व है। मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज के लोगों की आबादी करीब 80 लाख है। इनका ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की 24 सीटों पर प्रभाव है। फिलहाल कुशवाहा समाज से 8 विधायक हैं। इनमें से ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भारत सिंह कुशवाहा शिवराज सरकार में राज्य मंत्री है। खास बात यह है कि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में ही कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा है। शिवराज सरकार ने हाल ही में कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड बनाया। इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में भगवान कुश का भव्य मंदिर और कुशवाहा समाज की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सवर्ण समाज की। सवर्ण समाज मध्य प्रदेश की राजनीति में सवर्ण समाज का कितना दबदबा है, साथ ही मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र और विधानसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कितनी सीटों पर सवर्ण समाज का वर्चस्व है। इसी साल 4 जून को भोपाल के जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकुंभ के मंच से कहा था, भगवान परशुराम जयंती के दिन मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, वहां के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में से एक है जहां ब्राह्मण आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ करीब 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश के 29% सवर्ण मतदाता विंध्य क्षेत्र से ही आते हैं। विंध्य के 7 जिलों में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 23 सीटें ऐसी है जहां ब्राह्मण आबादी 30% से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में करीब 45 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं, जो प्रदेश के कुल वोट बैंक का करीब 10% है। विंध्य के अलावा महाकौशल और चंबल अंचल की करीब 60 से ज्यादा सीटों पर ये मतदाता निर्णायक की भूमिका में होते हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। इनकी चौथी पारी की शुरुआत में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए 5 मंत्री बनाए गए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण, तुलसी सिलावट दलित, गोविंद सिंह राजपूत सवर्ण, मीना सिंह आदिवासी और कमल पटेल ओबीसी के जाट समाज से आते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 1957 यानी मध्य प्रदेश के पहले चुनाव के समय 20% विधायक सवर्ण थे, मतलब हर 5वां विधायक सवर्ण वर्ग से था। 1972 में यह आंकड़ा 25% हो गया। इसके बाद हालात बदले। डीपी मिश्र और श्यामाचरण शुक्ल जैसे कद्दावर नेताओं के साथ सवर्णों का वर्चस्व घटता गया। 1980 के बाद अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में राजपूत हावी होते रहे। बीजेपी में उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के युग में ओबीसी वर्ग को बढ़ावा मिला। जातीय समीकरण किस प्रकार राजनीति को बदलते हैं, इसे ऊपरी गिनती से नहीं समझा जा सकता, बल्कि राजनीति के अंदर जो हो रहा है उससे समझना चाहिए। लंबे समय तक आदिवासी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसका उदाहरण है कि दिग्विजय सिंह ने 2003 में चुनाव परिणाम की सूचना के दौरान जैसे ही सुना कि झाबुआ से कांग्रेस हार गई, तो उन्होंने समझ लिया कि सरकार का जाना तय है। भाजपा पहले से ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसे चुनाव में ओबीसी का साथ मिलने से ही पार्टी को बहुमत मिला और वो सत्ता में आई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी जातीय राजनीति से अछूता नहीं रहा। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री समन रहे तो बीजेपी ने पिछड़ों को आगे बढ़ाया। 1980 के घटनाक्रम पर नजर डाले तो मुख्यमंत्री पद के लिए आदिवासी नेता शिवभानु सोलंकी ने अर्जुन सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तत्कालीन विधानसभा की 320 में से 246 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री पद के लिए अर्जुन सिंह और शिवभानु सोलंकी के बीच मुकाबला था। तीसरी दावेदारी कमलनाथ ने कर दी। हाईकमान ने तब प्रणब मुखर्जी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। ज्यादातर विधायक शिवभानु सोलंकी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन कमलनाथ ने अपना समर्थन अर्जुन सिंह को दे दिया। ऐसे में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री और शिवभानु सोलंकी डिप्टी सीएम बने। 1993 में अर्जुन सिंह सुभाष यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ही मुख्यमंत्री बने। अगर सुभाष यादव मुख्यमंत्री बनते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पहला ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय मिलता है। मुख्यमंत्री देने का श्रेय अपने नाम किया। इसके बाद बाबूलाल गौर और अब शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री है। इसकी सिर्फ एक वजह यह है कि सवर्ण बहु क्षेत्र है। आपको बता दें 2003 में इटारसी सीट को भंग कर इसे होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में जोड़ा गया। इसके बाद सोहागपुर के नाम से नई सीट अस्तित्व में आई। यह सीट गुर्जर बहुल सीट है। नई सीट बनने के बाद से गुर्जर समाज के विजयपाल सिंह यहां से विधायक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जातिगत समीकरण साधने के बाद भाजपा सरकार ने कई बोर्ड बनाए, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है और किस हाल में ये बोर्ड काम करते हैं। उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, जिनसे हम जानेंगे जातिगत समीकरण के विषय में। नमस्कार जय श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जय श्रीवास्तव जी, मैं जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं, इन जातिगत समीकरणों का 2023 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर दिखने वाला है? देखिए, हमेशा चुनाव में जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहता है। इस चुनाव में भी रहने वाला है जी। इसे दोनों पार्टियां समझ चुकी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो जी। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेके अभी तक जो भी मुख्यमंत्री बने वो ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाए गए जी। दूसरी ओर 2003 से पहले इस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया जाता था कि ये पार्टी ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है जी। लेकिन 2003 में इस मिथक को तोड़ा और तोड़ के उमा भारती को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया और अभी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी। ये तीनों ओबीसी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित हो गया है जी। जैसे गुर्जर समाज है, किरार समाज है, लोधी समाज है, यादव समाज है, ये सारे समाज जो है ये पिछड़ा वर्ग में आते हैं जी। तो पिछड़े वर्ग में आने के कारण से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी जी, तब से जातीय समीकरण को धार्मिक समीकरण में ने बदल दिया है जी। धार्मिक समीकरण में बदलने का तात्पर्य ये है कि जब उस ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, एससी, एसटी, ओबीसी के राजनीति की जाती रही पहले जी, अब जो है अब धार्मिक जातीय समीकरण ने धार्मिक समीकरण की ओर जब अग्रसर हुआ बिल्कुल तो हमने देखा कि जैसे आमतौर पे सुनाई देता है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी भारी मात्रा पे सफलता हासिल की जी। तो इसे देखते हुए कल आपने देखा होगा जो कमलनाथ ने एक सूची जारी की है, एक वचन पत्र जारी किए है जिसमें 11 बिंदु है जी। उसमें प्रमुख बिंदुओं में है कि आरक्षण दिया जाएगा 27% पिछड़ा वर्गों को जी। मैं ये बताना ये चाहूंगा कि ये इसीलिए उन्होंने ये किया है क्योंकि पिछड़ा वर्ग का जो मतदाता है अधिकतर वो भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करती है जी। तो यही कारण है कि अभी कांग्रेस भी उनको लुभाने के लिए जी ये 27% ओबीसी आरक्षण का प्रोविजन रखा है जी।
तो अभी धीरे धीरे दोनों पार्टियां जी जिस प्रकार से आरक्षण के तले दबते जा रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में जी इस आरक्षण का दूरगामी परिणाम जी आने वाला है। जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जातिगत समीकरण के आधार पर जिस क्षेत्र में जिस पार्टी का मतदाता ज्यादा है, मतलब जहां जो विधानसभा क्षेत्र है वहां जिस पार्टी का मतदाता है और जो जातियां ज्यादा है उसी जाति का प्रत्याशी खड़ा किया जाता है, तो ऐसे में जो दूसरे लोग होते हैं वहां मौजूद या दूसरा प्रत्याशी होता है तो उसकी भावनाएं आहत होती है, देखिए, वो खुद को ये नहीं कहा अपेक्षित जा महसूस सकता करता है, है। क्योंकि पार्टी में जो टिकट देते हैं वो उनका एक लक्ष्य होता है और केवल एक ही लक्ष्य होता है, जो विजयी होना हो सकता है उसी को टिकट दिया जाए। जी तो निश्चित रूप से जिस जाति के लोग ज्यादा है उसी जाति के जो नेता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। जी तो इस कारण से हर पार्टी उनको टिकट देना चाहते हैं। तो वहाँ जो दूसरे लोग मौजूद हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? वो तो यही सोचते होंगे कि ये जो पार्टी है ये जो इनके समाज का ही भला करेगा, हमारा तो कुछ करने वाला है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है जीतने के बाद वो समाज का ध्यान रखता जरूर है, लेकिन जो भी टिकट देने वाली जो पार्टियां है, भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस हो, इनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि कौन व्यक्ति वहां से जीत सकता है जी। और जो जीतने की संभावना जिसकी ज्यादा होती है उसी को टिकट दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, वो जीत के आ जाए, क्योंकि यही प्राथमिकता हर पार्टी की होनी भी चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है जी, कि उस सीट को आरक्षित कर दिया जाए, विधानसभा में फलाने जो है जाति के ही लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे, ये पहले से ही एसटी एससी के लिए, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये आरक्षण की नीति जो है ये लागू है। इसमें यदि और विधानसभा और लोकसभा जैसे चुनाव में भी यदि इनको लागू किया जाता है तो ये भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य के कारण होगा। तो टिकट देना कोई बुराई नहीं है, टिकट देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन टिकट के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक सवाल और, राजनीति की शुचिता के लिए, जाति की राजनीति कितनी उचित है? नहीं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि किसी समाज के व्यक्ति वहां पर ज्यादा है, मतदाता ज्यादा है, उसको टिकट देने से यदि पार्टी चुनाव जीत पाती है तो निश्चित रूप से उस पार्टी को सोचना चाहिए कि उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि मतदाताओं का रुझान भी उसी ओर रहता है, जिस अपना समाज का कोई खड़ा हुआ है तो उसी को वोट दे देते हैं। ये मानसिकता भारत में है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आरक्षण करने पर जो आपका सवाल है, इसके अलावा भी बहुत जगह टिकट दूसरे समाज को भी दिया जाता है। तो आपका सवाल जो है ये है कि उस क्षेत्र में उसी जाति को दी जाती है टिकट, लेकिन दूसरे को नहीं देते हैं। ऐसा आमतौर पे करते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन यदि आरक्षित कर दिया जाए तो अनिवार्य हो जाएगा वहाँ। बिल्कुल सही है। जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। राजनीति का कोई भी क्षेत्र हो, जातिगत भावनाओं से अछूता नहीं है। अब राजनीतिक दल प्रत्याशी चयन से लेकर सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में किस जाति से कितने मंत्री रखने हैं इसका भी ध्यान रखते हैं। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया कि आरक्षण नहीं होना चाहिए सीटों पर। अब राजनीति में चाहे घोषणाएं हो, योजनाएं हो या प्रतिनिधित्व देने की बात हो, सब कुछ जातिगत आधार पर तय होने लगा है। कई बार तो प्रत्याशी के जीतने हारने के कयास भी इस बात से लगाए जाते हैं कि उस क्षेत्र में प्रत्याशी के समाज के कितने मतदाता है। मतदाता भी सोचने लगे हैं कि हमारे क्षेत्र से हमारे समाज का व्यक्ति प्रतिनिधि बनेगा तो समाज के कल्याण के बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। लेकिन क्या यह जातिगत समीकरण और इन समीकरणों को साधने की कवायद प्रदेश के और क्षेत्र के मतदाताओं के साथ न्याय कर पाती है? क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की परिभाषा को चरितार्थ कर पाती है? ऐसे सवाल तो कई हैं, लेकिन उनके जवाब किसी के पास नहीं है। राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को साधने में लगे हैं और सभी समाज के लोग राजनीति की दहलीज से अपने समाज के उत्थान की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा
कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल किस समाज को अधिक प्रभावित कर पाता है और किस समाज के मतदाता की नाराजगी किस प्रत्याशी को भारी पड़ने वाली है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।